हालांकि हमारा जो ऑफिशियल पॉडकास्ट इस चैनल पे होता है वो वेडनेसडे को होता है, लेकिन रिसेंटली जो चेंजेस एक दिन पहले अनाउंस की गई हैं उसी वजह से मैं ये स्पेशल एपिसोड जो है आपके लिए पॉडकास्ट का लेके आया हूँ। अब ये चेंजेस जो कर दी गई हैं इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर चेंजेस नहीं है। हालांकि कनाडा जब भी चेंजेस करता है, जो मैंने 2024 में खास करके देखा है, वो चेंजेस कभी भी क्लियर नहीं होती हैं। जो भी पार्टीज़, जैसे स्टूडेंट हो गए, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गए, जो भी पार्टीज़ उससे इन्वॉल्व होती हैं या इफेक्टेड होती हैं, उनको कई बार इन चेंजेस का पता नहीं चलता है या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो इस पॉडकास्ट में कोशिश करूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन इस टाइम पे अवेलेबल है, चाहे वो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है, चाहे मार्क मिलर ने पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो दे रखा है, जहाँ किसी भी सोर्स से जो मुझे मिली है, तो मैंने ये प्रॉपरली इकट्ठी की हुई है। इसके अलावा आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जो मैंने वीडियो इन चेंजेस को लेकर बनाई थी। अगर नहीं देखी है, अगर अकेली चेंजेस जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो उन चेंजेस, उसके नीचे बहुत से कमेंट आए, बहुत से फ़ोन आए स्टूडेंट्स के अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो इसमें वो भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि वो जो आपके डाउट हैं या क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स आपको मिल सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो चेंजेस आई हैं ये जो जैन 22 के बाद मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी चेंजेस इन्होंने अनाउंस की हैं। तो इस पॉडकास्ट में डिटेल में बताऊंगा क्यों ये अनाउंस की गई हैं, इनका क्या इफेक्ट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, इनमें जो डाउट हैं या इनमें जो अभी गैप हैं वो क्या हैं, क्या हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूं कि आपके डाउट या क्वेश्चन इन चेंजेस को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चेंजेस क्यों हो रही हैं इतने बड़े पैमाने पे। 2 महीनों के बाद कोई ना कोई चेंज हमें देखने को मिलती है। 22 जैन, जहाँ उससे पहले जो GIC में इंक्रीज किया था, तब से लेकर अब तक बहुत बड़े स्केल पे चेंजेस हो चुकी हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो उसी सीरीज का पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। जब वो चेंजेस की गई थी तो इन्होंने अनाउंस किया था, मार्क मिलर ने, कि ये हम जो चेंजेस करने जा रहे हैं, जो टेम्परेरी रेजिडेंट जहाँ पे रहते हैं उनकी गिनती को कम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 2019 में 4,37,000 जो है वो वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट्स थे, जिसमें आपका स्टडी वीज़ा आ गया, वर्क परमिट आ गया, स्पाउसल वाले आ गए। तो ये टेम्परेरी रेजिडेंट का पार्ट हैं। तो 4,37,000 थे, जो कि बढ़ के 2023 में 12 लाख हो गए। तो इतनी बड़ी गिनती में इंक्रीज हुआ। इन्होंने कहा कि हम ये जो मेजर कर रहे हैं, जैसा कि कैपिंग की गई स्टूडेंट्स की, इसके अलावा स्पाउसल ओपन वर्क को बंद किया गया, इसके अलावा नई एक चेंज लेके आए थे जिसमें लो वेज कैटेगरी में जो है उसमें इन्होंने LMI ये बंद कर दी। तो ये उसी चीज का पार्ट था। लेकिन जब इन्होंने ये चेंजेस की उसके थोड़े टाइम पे बाद बैंक ऑफ कनाडा ने ये कह दिया कि जो इन्होंने चेंजेस की हैं अगर वो कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से चलती हैं तो ये अपना जो टारगेट है 7% से डिक्रीज करके 5%, इन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती जो है वो 7% से 5% करनी है। वो ये अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। I made in March an announcement, an important one, to reduce the number of people that are here temporarily from 7% to 5% over the next 3 years. The Bank of Canada rightly highlighted that a number of the measures that we have taken, while important, were not sufficient in order to address that number and to give people the satisfaction that उसको ध्यान में रखते हुए ये जो नई चेंजेस जो मैं इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा, ये इंट्रोड्यूस की गई हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो चेंजेस हैं इनका क्या क्या इफेक्ट, कितनी बड़ी गिनती में जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की गिनती से कम हो सकती है। तो सबसे पहले इस सीरीज में बात करते हैं कैपिंग की। कैपिंग हालांकि 35% इन्होंने अनाउंस कर दी थी कि 2023 में जितने हमने वीज़ा दिए हैं उसको हम 35% कट करने जा रहे हैं, जो कि गिनती में बनता था 4,85,000। तो उसको इन्होंने आगे 2025 में और भी इंक्रीज कर दिया है, यानी कि जितनी गिनती 4,85,000 का 10% और कट लगेगा। 25 में 4,37,000 जो हैं वो कम दिए जाएंगे। इसके अलावा 26 में भी ये 10% का कट और होगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स की गिनती को, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी गिनती को कम किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अगर ये चीज़ हम ऐसे, जैसा हमने कट किया है, कैपिंग की है,
इस तरीके से चलता है तो ओवरऑल 300,000 यानी कि 3 लाख जो है स्टडी परमिट 3 सालों में कम जो है वो इशू किए जाएंगे। तो तीन लाख कम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो वो कनाडा में एंटर होंगे। तो ये जो कैपिंग की गई है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी गिनती को कट करने के लिए की गई है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि 4,37,000 एक बहुत बड़ी फिगर है, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं कि इस टाइम पे कनाडा की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से स्टूडेंट कनाडा को देख रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पे इतना अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम 2018-17 की बात करें, खास करके कोविड से जस्ट पहले या कोविड के दौरान की बात करें, तो उस टाइम पे यूएस जो था वो नंबर 1 कंट्री था जहां पे इंडियन स्टूडेंट जाते थे। लेकिन जैसे ही 2018-19 जब कोविड आया तो कनाडा नंबर 1 कंट्री बन गया। और इतना ही नहीं, कनाडा ने बहुत जो है, अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो डिफरेंस बहुत था, जो यूएस में जाते थे और कनाडा में जाते थे। इतनी बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। 2 या 3 सालों में कनाडा नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन बन गया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब 23 में ये न्यूज़ आना शुरू हुआ कि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस कम है, ज़्यादा है, जॉब्स कम है, तब से कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पे इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स ने वैसे ही वहाँ पे जाना कम कर दिया। हालांकि स्टूडेंट जा रहे हैं लेकिन उतनी बड़ी गिनती में नहीं जा रहे हैं। तो ये 4 लाख जो 37,000 वाला ओवरऑल फिगर है, ये अब भी काफ़ी बड़ा है। अगर किसी ने कनाडा जाना है तो रिड्यूस किया गया है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की जो गिनती को कम करने के लिए रिड्यूस किया गया है। अगली अपडेट थी जो वो इससे ही जुड़ी हुई है। इसमें इन्होंने जब कैपिंग की थी पहले, तो उसमें मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को नहीं रखा था, यानी कि मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट थे वो अनकैप था। वो स्टूडेंट जो हैं कितनी भी बड़ी गिनती में कनाडा में जा सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी पूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी पे ये रोक टोक नहीं था कि आप इतने ही मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन अब इस नए जो अनाउंस किया गया है, इसके अकॉर्डिंग 25 में जो मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट भी कैपिंग के अंडर आ गए हैं और उन्हें पैल चाहिए होगा। अगर पैल का नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पैल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है जो कि इन्होंने इन कैपिंग के बाद इंट्रोड्यूस किया था ताकि स्टूडेंट्स की गिनती को चेक किया जा सके। अब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास एक पैल का नंबर है। मान लीजिए किसी कॉलेज को 1000 पैल इन्होंने कह दिया कि हम आपको सिर्फ 1000 पैल पूरे साल का इशू करेंगे। वो आपकी मर्जी है कि मई में आप कितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं, सितंबर में कितने लेना चाहते हैं, जैन में कितना लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेता है। उसी हिसाब से कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। लेकिन ये जो पैल वाला किस्सा था ये मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स पे लागू नहीं था। तो यूनिवर्सिटी कितने भी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकती थी। लेकिन 25 से जो है वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी इस कैपिंग में ले आए हैं। अब मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स, अगर आप 25 में मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, आपने फाइल लगानी है, वीज़ा लेना है, तो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इशू करवाना होगा अपनी यूनिवर्सिटी को कह के उस प्रोविंस की तरफ से, तभी आपकी फाइल जो है वो एम्बेसी में लग सकती है। तो ये एक बड़ा इन्होंने चेंज की है। इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही है कि जो हम इनको उसके अंडर लेके आ रहे हैं कैपिंग में, लेकिन फिर भी 12% सीट जो हैं वो हम सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो टोटल नंबर है 4,37,000 का जो इन्होंने कहा कि 25 के लिए है, उसमें अगर 10% इसका करते हैं तो वो 52,440 बनता है। तो ये जो कोटा रहेगा वो रिजर्व रहेगा, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे मास्टर्स और जो पीएचडी वाले जाते हैं। तो ये वो नंबर है, इससे ज़्यादा उनकी गिनती हो सकती है, लेकिन ये जो नंबर है ये पक्का है। 52,000 का नंबर जो है वो पक्का है। तो ये एक अपने आप में बड़ी चेंज है, क्योंकि इससे पहले क्योंकि टोटल जो था 4,85,000 था, लेकिन उसमें जो थे वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट नहीं थे, पीएचडी वाले स्टूडेंट नहीं थे, तो उसमें ऐड करके ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब जो 4,37,000 का होगा, जो टोटल फिगर होगा 25 के लिए जो इन्होंने स्टडी परमिट इशू करने हैं, उसमें मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट भी इंक्लूड होंगे, ताकि ये पूरे का पूरा नंबर है। चाहे आप किसी भी
डिप्लोमा के लिए जाते हैं, डिग्री के लिए जाते हैं, मास्टर्स के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं, तो टोटल नंबर 4,37,000 ही 25 के लिए होगा। इसके बाद की जो चेंज है वो बहुत बड़ी चेंज है, अपने आप में ये धमाका कह सकता हूँ कनाडा की तरफ से। तो वो किया गया है, अब जो पोस्ट स्टडी वर्क है, स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद जो वर्क परमिट मिलता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, उसमें कंडीशन बिठा दी गई हैं। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। अब तक कनाडा की पॉलिसी ये रही है कि आप अगर कनाडा में पढ़ने जाते हैं, चाहे आप डिप्लोमा में जाते हैं, डिग्री में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, अगर उसका वर्क परमिट अलाउ है, जो कि आप कनाडा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं क्या उस प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं उसका पोस्ट स्टडी वर्क है कि नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका पोस्ट स्टडी वर्क नहीं होता है, लेकिन जिनका होता है उसमें आपको वर्क परमिट मिलता ही मिलता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं आप, उसमें विदाउट कंडीशन आपको अगर 1 साल की स्टडी है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलता रहा है, अगर 2 साल की स्टडी है, कोई भी स्टडी है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता रहा है। ये अब तक की पॉलिसी कनाडा की रही है, लेकिन इस पॉलिसी को बहुत बड़े लेवल पे जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। चेंजेस क्या हैं पहले ये बता देता हूं, फिर उसमें जो क्वेश्चन या डाउट हैं स्टूडेंट्स के बहुत से वो डिस्कस करेंगे। तो चेंज ये है कि 1 नवंबर 2024 के बाद अगर आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो आपको जो है IELTS CLB 7, जिसको 6 ईच माना जाता है, यानी कि आपके हर एक मॉड्यूल में 6 होने चाहिए, तो वो होना चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम से हो रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से हो रहे हैं, पोस्ट डिप्लोमा से हो रहे हैं, तो आपको CLB 5 चाहिए होगा, जिसमें लिसनिंग 5 है, रीडिंग 4 है, राइटिंग 5 है और स्पीकिंग 5 है। काफ़ी लो लेवल है CLB 5 का, तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है कि क्या ये IELTS एकेडमिक होगा या जनरल होगा। हालांकि उन्होंने कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर हम कॉमन सेंस देखें, जहाँ ये देखें कि वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी जो होती है वो IELTS जर्नल की होती है, तो अगर ये उसको हम, क्योंकि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो ओपन वर्क परमिट भी है, तो आपको जो है IELTS वो जर्नल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये अनाउंसमेंट में इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो IELTS जर्नल ही होता है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको CLB 7 लेना होगा, 6 ईच लेना होगा। अगर आप डिप्लोमा किया है, किसी कॉलेज से किया है, तो CLB 5 लेना होगा। तो ये अब तक एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई है। इसके अलावा फ्रेंच का भी कोई, अगर आपको लगता है कि आप फ्रेंच बेटर कर सकते हैं तो आप फ्रेंच का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फ्रेंच में भी सेम है, CLB 7 और CLB 5 आपको लेना होगा। अब इस पोस्ट ग्रेजुएट का जो IELTS का इन्होंने दिया है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ की क्लैरिटी और नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सिर्फ बैचलर नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं, यूनिवर्सिटी से एसोसिएट की डिग्रीज भी होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी से सिर्फ बैचलर की बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी से जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है IELTS का CLB 7 ही चाहिए होगा, जहां फ्रेंच का CLB 7 ही चाहिए होगा अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क लेना है। तो इस चीज़ पे क्लैरिटी अभी तक नहीं है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का जो है डाउट वो आता है कि मैं एसोसिएट की डिग्री कर रहा हूँ, उसके पीछे डिग्री लगा हुआ है, तो क्या ये डिग्री गिनी जाएगी? क्योंकि इन्होंने ये अगली अपडेट ये है इसमें कि अगर आप यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप बैचलर या मास्टर्स करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है वो, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट। अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर बैचलर या मास्टर स्टूडेंट करता है तो 3 साल का वर्क परमिट पक्का है। कोई भी प्रोग्राम है, किसी तरह की भी बैचलर की है, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी से होगा चाहे कॉलेज से होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट तभी मिल सकता है अगर आपका जो प्रोग्राम है, आपकी स्टडी जो है
उनकी जो लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, उससे अलाइन करेगा। यानी कि जिन लोगों की उन्हें ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर वाले हैं, स्टेम वाले हैं, इसके अलावा जो ट्रेड वाले हैं, ये ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो इन डिमांड आज के डेट में कनाडा में है। तो अगर आपका डिप्लोमा इस कैटेगरी में लाई करेगा तभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। Fourth, for prospective students applying on or after November 1st, post-graduation work permit eligibility will depend on the level of study. Graduates from bachelor's, master's, and doctoral degree programs will remain eligible for a work permit up to 3 years. These graduates are more likely to acquire transferable knowledge and skills and be able to adapt to changing economic circumstances over the long term. अदरवाइज आपको वर्क परमिट कम मिल सकता है। अब जो कम वाली मैं बात बताने जा रहा हूँ, कम वाली कोई क्लैरिटी नहीं है, वो आने वाले दिनों में ये क्लियर कर सकते हैं कि कितना कम होगा। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि उनको वर्क परमिट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी पॉलिसी के अंडर आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिलता था। ये उसको कम कर सकते हैं, उसको बंद करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि डिप्लोमा स्टूडेंट, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या मैंने जो है वो बैचलर के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है कि क्या मुझे भी 3 साल का पक्का जो है वर्क परमिट मिलेगा। आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिर्फ बैचलर और मास्टर्स वालों को कहा है। तो डिप्लोमा वाले, चाहे अंडर ग्रेजुएट है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, इनको कितना मिलेगा ये आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर होगा। इतना जरूर है कि बैचलर और मास्टर्स को छोड़कर जितनी भी स्टडी होगी उनको वर्क परमिट 3 साल का जो है वो मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, अगर आपका जो है स्टडी वो लेबर मार्केट के साथ अलाइन नहीं करती है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी हम चेंज कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ये कहा था कि हम पीआर उसको करेंगे जिसका स्टडी जो है वो हमारी लेबर मार्केट के साथ अलाइन करेगी। हालांकि कनाडा की अब ये कोशिश है, अगर मेरी वीडियोस आप कंटिन्यूसली देखते हैं तो मैंने हर एक वीडियो में एक ही कहा है कि अब वो स्टडी को, वर्क परमिट को और पीआर को, तीनों को एक लाइन में लेके आ रहे हैं। यानी कि स्टडी भी वो स्टूडेंट करे जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है, वर्क परमिट में एक्सपीरियंस भी उसमें ले जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है, और पीआर भी उन लोगों को किया जाए जिनकी वहाँ पे ज़रूरत है, जिन ऑक्यूपेशंस की वहाँ पे ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत कैनेडियन सिटीजन या पीआर पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से स्टडी वाले या वर्क परमिट वाले लोग जो है वो कनाडा में आए। तो ये पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर अभी तक जो है जितना उन्होंने बताया है वो मैंने आपको बताया। हालांकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर कोई ज़्यादा इस टाइम पे नहीं है। आने वाले दिनों में, जैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिख रखा है कि आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा क्लैरिटी इस पर दे सकते हैं, लेकिन जो क्लियर हुआ है वो यही है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को अभी वेट करना पड़ सकता है कि आपका जो है ये डिसीजन किस तरफ जाएगा, कितना कट होगा। अगर 2 साल के डिप्लोमा के बाद 1 साल का देना है, 2 साल का देना है, कितना कट होगा वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मार्क मिलर के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिसी इन्होंने चेंज की है पोस्ट स्टडी वर्क की, इसके चलते 1,75,000 जो है वो टेम्परेरी वर्कर की गिनती आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। यानी कि टोटल जो टेम्परेरी रेजिडेंट वहाँ पे हैं उनकी गिनती में 1,75,000 का जो है वो कमी आ जाएगी। ये इसीलिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि ये जो है मैं अपने आप में कह सकता हूँ, खासकर ये पोस्ट स्टडी वर्क वाला, क्योंकि जो हम स्टूडेंट्स की गिनती की बात करते हैं, आप उसको कैपिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे वहाँ पे, आप उनको रिफ्यूज़ कर दोगे वो नहीं आएंगे। लेकिन जो एक पॉलिसी के अंडर ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास वहाँ पे बैठ चुके हैं, पॉलिसी क्या थी, 1 साल के बाद 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल या उसके ज़्यादा स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट, उन्होंने उस पॉलिसी को देखकर वहाँ पे एडमिशन लिया है। अब एकदम अगर पॉलिसी चेंज होती है तो ये कहीं ना कहीं पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे कि क्या गवर्नमेंट चीज़ों को लेकर, या क्या कैनेडियन गवर्नमेंट चीज़ों को लेकर सीरियस है, जहाँ स्टडी प्रोग्राम को लेकर सीरियस है। क्योंकि पॉलिसी इन बिटवीन कभी भी नहीं बदली जाती है। जब भी आप पॉलिसी बदलते हैं तो नए लोगों के लिए बदलते हैं। जो लोग पहले से उस पॉलिसी को देखकर वहाँ पे आए हैं
उनको आप एकदम से उनके लिए पॉलिसी नई नहीं बना सकते हैं, रेगुलेशंस चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये होने जा रहा है, लेकिन फिर भी कैसे होगा, क्या करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती है। इसके बाद जो मैं आपके साथ चेंज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो स्पाउस वर्क परमिट को लेकर है। इन्होंने ये कहा है कि 50%, ये बहुत बड़ी गिनती इन्होंने कही है कि 50% जो टोटल टेम्परेरी रेजिडेंट वहाँ पे बैठे हैं, उनमें से 50% वो लोग हैं जो या तो स्पाउसल वर्क परमिट के नीचे आते हैं, जहाँ जो स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क लेते हैं। तो 50% इतनी बड़ी गिनती है, इसीलिए इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क और स्पाउस वालों पे इतना बड़ा जो है वो रोक लगाई है। स्पाउस वीज़ा वालों के पे क्या रोक लगाई है, ये पहले ही बैन हो चुका है। 19 मार्च को जो है ये बैन हो गया था। अगर डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका स्पाउस गया है, अगर आपका स्पाउस जो है वो पोस्ट डिप्लोमा में गया है, यानी कि वो मास्टर्स का हिस्सा नहीं है, बैचलर में गया है, तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं 19 मार्च के बाद, जो लागू हो चुका है। लेकिन अब इनको फर्दर इसको एक्सपेंड किया गया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी मास्टर वाला है, PhD वाला है, उसकी स्टडी अगर कोई भी है तो वो इसके अंडर अप्लाई कर सकता है, स्पाउस वीज़ा ले सकता है। लेकिन in doctoral and certain master's select professional programs and certain pilot programs. And over the next 3 years, we expect that measure and these changes to yield approximately 50,000 fewer work permits for the spouses of students groups. And sixth, unrelated to students and postgraduate work permits, we'll also be limiting work permit eligibility to include only spouses of highly skilled, specialized workers such as C-suite executives, scientists, engineers, lawyers, professors. अब इन्होंने कहा है कि अगर मास्टर प्रोग्राम जो है वो 16 मंथ यानी कि 2 साल से नीचे का है, तो भी आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब स्पाउस वीज़ा वही अप्लाई कर सकेंगे जिनका स्पाउस पहली बात मास्टर या PhD कर रहा है, और वो भी 2 साल का कम से कम प्रोग्राम है, 16 मंथ से ज़्यादा का प्रोग्राम है, तभी अप्लाई कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ की क्लैरिटी और नहीं दी गई है, क्योंकि जब आप इस टाइम पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तो PhD और मास्टर के साथ कुछ बैचलर प्रोग्राम भी इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया, बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो गए। तो उनमें कहा गया है कि अगर आपका स्पाउस इनमें बैचलर कर रहा है तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यो कहा गया है कि वो मास्टर और PhD वाले होंगे। तो इस टाइम पे जो है इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है। वो आने वाले दिनों में इस चीज़ पे क्लैरिटी हो सकती है कि अगर आपका स्पाउस इन बैचलर्स में आता है तो क्या आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो स्पाउस वीज़ा को लेकर ओवरऑल जो है वो मैं मेजर चेंज तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले ही बैन कर दिया गया था। बहुत बड़ी गिनती में जो है लोग अब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अगर मास्टर्स 1 साल की ली है, क्योंकि बहुत लोगों ने, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कि मास्टर अगर आप 1 साल की भी लेते हैं तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ये अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी थी 22 जैन को। तो उसको देखकर बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मास्टर 1 साल की ली हुई है। अब इन्होंने ये चेंज कर दिया कि अब जो मास्टर 1 साल का लेगा वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अब ये जो क्लैरिटी है ये कहीं ना कहीं पे दिक्कत कर रही है, क्योंकि पॉलिसी पे आप चेंज कर रहे हैं, उस पर आगे चल के पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। तो मास्टर्स को लेकर ये है, और बैचलर को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या बैचलर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो फर्दर एक रोक लगाई गई है, जो मैंने अभी आपको बताया स्पाउस वीज़ा पे, उनके अकॉर्डिंग 50,000 कम लोगों को स्पाउस वीज़ा मिलेगा, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती और भी कम हो जाएगी अगर ये चीज़ जो है लागू होती है। इसका ये असर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनाडा ने पहले चेंजेस अनाउंस की 22 जैन को, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत फर्दर अनाउंसमेंट की। अब ये तीसरी या चौथी बार है कि कनाडा ये अनाउंसमेंट्स कर रहा है। मैंने इसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया है कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की वहाँ पे बहुत बड़ी गिनती होने के कारण, क्योंकि 2020 से लेकर 24 के अंदर 4 सालों के अंदर बहुत बड़ी गिनती में स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट वर्कर वहाँ पे गए हैं, जो परमानेंट होके जाते हैं वो वहाँ पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनका जो सिस्टम है वो स्ट्रेन में आ गया है। वहाँ पे हेल्थ केयर की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, पूरी तरह से एक क्राइसिस बना हुआ है। उसके ऊपर
इलेक्शन आने वाला है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि जो इमिग्रेशन सिस्टम जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं इसको कहीं ना कहीं पे फिक्स किया जाए। टेम्परेरी रेजिडेंट जो कि बहुत बड़ी गिनती में है, जैसा मैंने कहा कि 12 लाख उनकी गिनती हो चुकी है, तो उसको कम किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में कनाडा की जो प्रॉब्लम हुई हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ को लेकर की जा रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे जुड़ी हुई जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एकदम से कह दिया जाता है कि आप पैल इशू करो, वो उनके पास सिस्टम नहीं होता है पैल का, तो उनको एकदम से सिस्टम अपना चेंज करना पड़ता है, उनकी सीट को जो है रिज़र्व कर दिया जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनको एकदम से बता दिया जाता है कि आप इस कोर्स में जा सकते हैं, इस कोर्स में नहीं जा सकते हैं। अब ये इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, इसमें आपका पीआर होगा। अब ये इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, इसमें ही आपका पोस्ट स्टडी वर्क हो सकता है। अब सिर्फ हम जो बैचलर वाले हैं उनको ही जो है पोस्ट स्टडी वर्क देंगे। तो ये जो चेंजेस कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं, नो डाउट इससे सबके सब कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन यहाँ पे एंड में मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जितना भी टाइम मुझे इस मार्केट में हुआ है, खास करके कनाडा की जब मैं बात करूँ, तो मैंने हर एक पर्सन को एक ही एडवाइस दिया है कि बेटर है कि आप बैचलर में जाएं या मास्टर्स में जाएं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आते थे कि जो ये कहते थे कि हम बैचलर में नहीं जाना चाहते हैं, हमारा बजट नहीं है, बैचलर बहुत ज़्यादा लंबी है। शायद उनको मेरी सलाह अब याद आ रही होगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो वहाँ पे बैचलर में जाके डिप्लोमा में आ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, उनको भी शायद मेरी सलाह आज वो याद आ रही होगी। तो बड़ी चेंजेस हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है, वो क्लैरिटी आपके सामने रखूँगा। आपके अभी भी शायद कोई क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लैरिटी आप दे सकूं। तो इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन कोई बचे हैं तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी डीप टू डीप इन्फॉर्मेशन इन चेंजेस के बारे में दे सकते थे वो सारी इस वीडियो में है। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।